हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आज मैथमेटिक्स से 30 पैडागोजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, ये आपको बताना है। पहला है कि बच्चों को अधिक से अधिक सूत्र याद करवा देना, तो गलत बात है। गणना की गति को बढ़ाना, ये भी निगेटिव बात है, इसको आपको नहीं ट्रिक करना है। तार्किक चिंतन, समस्या समाधान का क्षमता विकास करना, ये सही वाक्य है। और पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न हल करवाना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि एक विद्यार्थी किसी गणितीय प्रश्न को हल करते समय बार बार एक ही प्रकार की गलती करता है, शिक्षक की सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया क्या होगी? विद्यार्थी को अधिक ज्ञान देना? नहीं। सही विधि लिखकर याद करवाना? याद करवाने की बात करना ही नहीं है आपको। विद्यार्थी को सोच एवं त्रुटि के कारण का विश्लेषण करना और उससे प्रश्न हल करने का रोक देना। तो ये देखिए, ये निगेटिव टैग वर्ड है सारे। तो हमारा सही वाक्य क्या निकल के आएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गणित की कक्षा में विद्यार्थियों की गलतियों को किस रूप से देखना अधिक उपयुक्त है? पहला, सीखने में असफलता के रूप में, अनुशासन की समस्या के रूप में, विद्यार्थियों की सोच को समझने के अवसर के रूप में, केवल मूल्यांकन की समस्या के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की सोच को समझने के अवसर के रूप में, हम उसको समस्या के रूप में नहीं देख सकते हैं और सफलता के रूप में भी नहीं देख सकते हैं। आगे है कि प्राथमिक कक्षा में भिन्न की अवधारणा को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? भिन्न की परिभाषा याद करा देना। कहते नहीं, आपको याद कराने की बात करना ही नहीं है, केवल प्रतीक केवल आ गया तो हटा देना है। और कागज, वस्तु एवं दैनिक जीवन में स्थितियों का प्रयोग करके, ये वाक्य सही है। और पुस्तक से अधिक प्रश्न हल करवाना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा के क्वेश्चन कराया जा रहा है। अगला है कि एक शिक्षक पूछता है, तुमने इन उत्तर तक पहुंचने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई है? यह प्रश्न पुस्तक किसका आकलन कराता है? स्मृति क्षमता का, गणना की गति का, गणितीय तर्क चिंतन का, लिखने की क्षमता का। तो ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति चिंतन करता है, गणितीय तर्क करता है, तभी तो वहां तक पहुंचता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि एक बच्चा 9 गुणे 6 को 9 गुणे 5 प्लस 9 के रूप में हल करता है। शिक्षक को इस समाधान को गलत मान देना चाहिए। अब देखिए, एक बात पहले तो ये समझिए कि 9 का 6 में जब गुणा करते हैं 54 आता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 9 में 5 का गुणा करेंगे, अगर उसकी दूसरी विधि देखा जाए, उसमें उसकी दूसरी विधि यहाँ पे बगल में दिया हुआ कि 9 पचे 45 होता, 45 में 9 जोड़ेंगे तभी 54 आ जाए। तो लड़की ने दोनों तरीके का सही उपयोग किया है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको गलत नहीं मान सकते। यहाँ पे ये गलत नहीं माना जाएगा। केवल पुस्तक की विधि से तुलना करेंगे, कतई नहीं, ये गलत बात है। और वैकल्पिक गणितीय रणनीति के रूप में स्वीकार करेंगे, एकदम सही बात है। बच्चों को मानक विधि से याद करवाएंगे, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गणित में ओपन एंडेड क्वेश्चन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केवल एक निश्चित उत्तर प्राप्त करना, विद्यार्थी की विविध रणनीतियां चिंतन को प्रोत्साहित करना, पाठ जल्दी समाप्त करना, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का आकलन करना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आकलन केवल शब्द जहां जहां पे दिख रहा है आपको हटा देना है, जल्दी समाप्त नहीं करना है। तो आपको बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है, गणितीय संचार को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। यहाँ पे दिया है कि केवल शब्द आ गया, इसको आपको हटा देना। केवल शब्द देखिए, बिना पढ़े आपको हटा देना है और रोकना भी नहीं है। तो करना क्या है? ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देना। विद्यार्थी को अपने समाधान की व्याख्या करने का अवसर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि गणित शिक्षा में कंसंट्रेट और पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट दृष्टिकोण का सही क्रम क्या है? इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहले कंक्रीट हो जाएगा, मतलब कंक्रीट और पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि यदि विद्यार्थी किसी प्रश्न को सही उत्तर तक पहुंचने के लिए पुस्तक से अलग विधि अपनाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस विधि को गलत घोषित कर देना चाहिए। नहीं कर सकते हैं भाई, गलत नहीं घोषित कर सकते हैं, आपको याद रखना। केवल निर्धारित शब्द आगे घटा देना है, उसके अंक नहीं काट सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों को उसकी रणनीति समझने और स्पष्ट करने को कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है
कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को रैंक निर्धारित करना, सीखने की विशिष्ट कठिनाइयों भ्रांतियों को पहचान करना, अंतिम परीक्षा का परिणाम तैयार करना, विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? केवल अंतिम अंक देने के लिए, सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार हेतु प्रक्रिया देने के लिए, और विद्यार्थी की तुलना करने के लिए, और केवल परीक्षा की तैयारी करने से। जहां पे केवल वो दिख रहा है वो हटा दीजिए पहले। और देखिए तुलना तो आप कर ही नहीं सकते, तुलनात्मक वर्ड आपका हमेशा नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि एक बच्चा 305 को 305 के बजाय 350 समझता है, तो शिक्षक को सबसे पहले किस अवधारणा की जांच करना? अब मेरी बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए 305 आपने लिखा, बच्चा ने उसको 503 समझ लिया, 350 समझ लिया, उसको 350 समझ लिया। तो यहाँ पे 305, यहाँ पे 350 है, तो जाहिर है कि बच्चे को जोड़ से कुछ लेना देना है नहीं, गुणा से भी नहीं लेना है, स्थानीय मूल का इसमें दिक्कत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज जो प्रश्न है वह है कि गणितीय अवधारणा को दैनिक जीवन में जोड़ने का सबसे प्रमुख लाभ क्या होता है? पाठ्यक्रम छोटा हो जाता है? नहीं। गणित अधिक अर्थपूर्ण प्रोसेसिंग हो जाता है? ये बिल्कुल सही बात है। फ्री कार्य समाप्त हो जाता है? तो नहीं। मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं हो रही, गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि गणित की कक्षा में विद्यार्थी को समूह में समस्या हल करने देना मुख्यतः किससे बढ़ावा देता है? केवल प्रतिस्पर्धा हटा देना, केवल शब्द हटा देना, केवल शब्द हटा देना, रचना हटा देना। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को गणित से भय लगता है तो शिक्षक को सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? कठिन प्रश्न देकर अभ्यास कराना? नहीं भाई, कठिन प्रश्न तो पहले ही नहीं देना, गलत उत्तर पर दंड नहीं देना आपको, और उसकी विद्यार्थी सहयोग एवं छोटी अनुकूलन सीखने का वातावरण बनाना चाहिए, और विद्यार्थियों को गणित की गतिविधि से मुक्त कर देना नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित में टीएलएम का सर्वोत्तम प्रयोग कब होता है? जब उसका प्रयोग केवल शब्द आ गया तो हटा देंगे, केवल शब्द हटा दीजिए। जब वो आधार का अनुभव दृश्य हम समझने में सहायता करे तो ये बिल्कुल सही बात है, केवल आगे हटा दीजिए। जब शिक्षक को पढ़ाने की आवश्यकता हो, गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे करके आप भी आंसर को ढूंढ सकते हैं। पैडागोजी बहुत ही आसान होता है मैथ का। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय गणितीय चिंतन को सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है? 7 गुणे 8 कितना होता है? 56 का आधा कितना होता है? तो नहीं। क्या 56 को दो अलग अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? समझाइए। 56 का पारा लिखे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको 56 को दो अलग अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, और इसको समझाना भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित में विद्यार्थी को पूर्व अवधारणा को जानना आवश्यक है, क्योंकि इसमें गृह कार्य कम होता है। शिक्षक नई अवधारणा को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ सकता है, इससे परीक्षा आसान हो जाता है, इससे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो अगर इसमें सारे नेगेटिव वर्ड निकाल दें तब भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको गृह कार्य से बात नहीं करना है, आसान से बात नहीं करना है, और आवश्यकता को समाप्त नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी से पूछता है क्या इस समस्या को हल करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल उत्तर बदलना? तो केवल हटा दीजिए भाई। वैकल्पिक रणनीतियों में रचनात्मक चिंतन को विकसित करना? ये सही बात है। विद्यार्थी को भ्रमित नहीं कर सकते, समय नहीं बढ़ा सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित में एस्टिमेशन सीखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सटीक गणना से बचना, उत्तर की तर्क संगतता एवं संभावित मान का अनुमान लगाना, केवल मानसिक गणना करना, और सूत्र याद करना चाहिए। तो सूत्र आप याद करवा नहीं सकते, या फिर रटवाने की बात नहीं है, गणना सटीक हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा। समावेशी गणित कक्षा में शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। विद्यार्थियों को विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में आवश्यकता परिवर्तन करने वाला कमजोर विद्यार्थी को अलग कर देना चाहिए। केवल देखिए, अब ये केवल आगे हटा देना है, कमजोर आगे हटा देना। सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार की शिक्षा आप दे ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि गणितीय अवधारणा की वास्तविक समझ का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है? विद्यार्थी परिभाषा याद करके सुना दे? गलत है, आपको याद तो करवाना ही नहीं है। विद्यार्थी सूत्र लिखता है? नहीं। विद्यार्थी अवधारणा को नई परिस्थिति में लागू करे? ये सही बात है, उदाहरण को दोहराना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक के लिए सबसे उपयोगी जानकारी क्या होगी? विद्यार्थी ने कितना प्रश्न छोड़े,
विद्यार्थी ने कहा और क्यों गलत तर्क अपनाया, ये बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी कितनी तेजी से लिखा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। विद्यार्थी ने कितने पृष्ठ भरे, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि गणित समस्या समाधान में शिक्षक की भूमिका मुख्य होनी चाहिए। हर प्रश्न का समाधान स्वयं स्वयं तो आपको हर नहीं बताना है, बच्चा सीखेगा कैसे। केवल शब्द हटा दीजिए, बच्चा के ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय संचार का उदाहरण है। केवल उत्तर लिखना, देखिए केवल वर्ड तो आप हमेशा दिमाग में सीख, जहां पे केवल हो गया, तुलना हो गया, ठीक है, नहीं हो गया, रटना हो गया, दोहराना हो गया, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं, ये आपको याद करना। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय समस्या का उदाहरण है। केवल उत्तर लिखना, तो हटा देना, केवल 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 हटा दीजिए, बचे के ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं कि गणित में प्रोजेक्ट वर्क विद्यार्थी में मुख्य किस क्षमता का विकास करता है। केवल शब्द हटा दीजिए, केवल शब्द हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, बचा के ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रश्न पढ़ना भी नहीं है, ऑप्शन देखना भी नहीं है, और जवाब आपके सामने है। तरीका मेरा देखिए। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। चलिए देखिए, केवल हटा दीजिए, केवल हटा दीजिए, और उसके नियम याद नहीं करवाना, तो बचा गया ऑप्शन नंबर बी। हमने कुछ नहीं पढ़ा, ना ही प्रश्न पढ़ा, ना ही ऑप्शन देखा, बस नियम अपनाया और हमारा जवाब मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण बच्चों के उत्तर पर चर्चा करवाने का प्रमुख लाभ क्या है। फिर से देखते हैं, केवल हटा दीजिए, केवल हटा दीजिए, अनुशासन नहीं बनाना आपको, है ये गणितीय तर्कों को समझना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक बाल केंद्रित कक्षा, गणित की कक्षा की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी होती है। कि शिक्षक लगातार व्याख्यान देना है, लगातार व्याख्यान नहीं देना है। विद्यार्थी केवल आगे हटा दीजिए, विद्यार्थी केवल आगे हटा दीजिए, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ट्रिक काम कर रहा है, एकदम काम करेगा, एग्जाम में भी काम करेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।